बच्चों, आज हम सभी क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से बाल गोविंद भगत नामक पाठ को पढ़ेंगे, जिसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगीं। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं पतितों के देश में, चिता के फूल, अम्बपाली, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, जंजीरें और दीवारें इत्यादि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या वाह अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का अर्थ जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखाचित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। आइए अब हम लोग पाठ पढ़ते हैं। थोड़ा समय लगेगा, इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। पढ़ाई लिखाई में धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और पाठ को समझने की कोशिश करें। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामनंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। बच्चों, जैसे चित्रकार कोई चित्र बनाता है अपनी कल्पना से, या कोई दृश्य उसने अपनी आँखों से देखा है, कहीं गया हुआ है, मान लीजिए चित्रकार, उसने अपनी आँखों से कुछ देखा है और उसके बाद वो आता है अपने घर वापस और उसके बाद वो उस चित्र को रच देता है, बना देता है, चित्रकारी कर देता है कैनवास पे। उसी तरह से लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी यहाँ पर बाल गोविंद भगत का शब्द चित्र खींच रहे हैं। अब तक आपने जो पढ़ा, उनकी वेशभूषा के बारे में, उनकी कदकाठी के बारे में, उनके बारे में जितना कुछ उन्होंने बताया लेखक ने, हमारे मन में, हमारे मानस पटल पर एक चित्र बन रहा है। ये व्यक्ति चित्र है, ठीक है, जो शब्दों के माध्यम से खींचा गया है। आगे देखें अगला अनुच्छेद।
ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। किसी भी व्यक्तित्व को लेखक किस तरह से अपनी सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टि से देखता है, यह भी हमें देखना है पढ़ते समय। बाल गोविंद भगत के बारे में इतना कुछ लेखक ने बता दिया है कि अगर बाल गोविंद भगत आ जाते और उनसे पूछा जाता क्या आपको अपने व्यक्तित्व के बारे में इतना पता है, तो वो कहते शायद नहीं। तो ध्यान से पढ़ें कि ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, बल्कि बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, यानी जो उनकी पत्नी है उनके बारे में लेखक को कुछ याद नहीं है। उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। खरा व्यवहार करने का मतलब क्या है? लड़ाई झगड़ा करते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। आगे देखिए, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखाह झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार मिलाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। अभी स्वच्छ भारत अभियान चला है, जिस समय की बात लेखक कर रहे हैं उस समय लोटा पार्टी चलती थी। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी, और जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। 4 कोस दूर खेत में जो पैदा होता था उसको लेके जाते थे कबीरदास जी के मठ पर। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाए प्रसाद। फिर से देखें, वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। कुछ लोग मतलब कुछ चीज़ें, कुछ अनाज वो लोग रख भी लेते थे, और जो आपस उनको देते थे उसे वो प्रसाद स्वरूप ग्रहण करके और फिर चले आते थे ले करके, और उसी से अपना गुजारा करते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम, अब देखिए एक दृश्य, आषाढ़ की रिमझिम समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय अपने आप के कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत से जीने पर चढ़ाकर कुछ ऊपर को स्वर्ग की ओर भेज रहा है, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। यानी पूरी तन्मयता से कबीर के भजनों का कबीर के पदों को वो गाते थे, और जब तन्मयता से गाएंगे तो निश्चित रूप से लोग उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते थे। सब लोग खो जाते थे उनके उस गायन में। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है,
और वे गाए जा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखियाँ चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग ज़रा, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुईं जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थीं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संझा उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और कुछ बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि वे ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन की एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते हैं। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर,
वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात कि हाँ, कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारे की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उनकी उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अब तर्क देखिएगा कि अगर जो साधु है वो अपने साथ चीज़ों को लेके नहीं जा सकता, और जो गृहस्थ है वो भिक्षा मांग नहीं सकता, अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते पर खंजड़ी बजाते, गाते जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नियम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन भर खींचने लगे, कमज़ोर होने लग गए। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। इस तरह से आपने देखा कि बाल गोविंद भगत किस तरह से सन्यासी होते हुए भी गृहस्थ थे, और किस तरह से गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी थे। इनके बारे में लेखक ने जितना कुछ बताया बहुत ही सरल ढंग से बता दिया है। जो बिंदु रेखांकित करने वाले हैं उनके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि बाल गोविंद भगत का जब बेटा मरा तो बाल गोविंद भगत ने अपनी पतोहू से कहा कि विरहिणी अपने पिया से जा मिली है, या आत्मा का परमात्मा से मेल हुआ है, इसलिए यह आनंद मनाने का समय है। वे जीवन के यथार्थ को अच्छी तरह से समझ रहे थे, साधु थे, चिंतन मनन करते थे। उन्हें अच्छी तरह से यह पता था कि जो आया है वो जाएगा, और जो गया उसके लिए बहुत ज़्यादा विलाप करने का कोई तुक नहीं है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, जो हमारा बेटा होगा, हमारा कोई परिजन होगा, अगर उसके साथ कोई दुर्घटना घटती है तो दुख होना स्वाभाविक है। दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन ये दुख
तभी होगा जब हम यह जानेंगे कि हमारा सदस्य चला गया है और अब कभी वापस लौट करके नहीं आएगा। लेकिन जब यह जाना जाएगा, यह समझा जाएगा कि नहीं, जो आया है उसे जाना ही है। ये कोई वोडाफोन, एयरटेल या किसी BSNL की कंपनी की तरह वैलिडिटी नहीं है कि कुछ रुपए का रिचार्ज करवाया तो 28 दिन की वैलिडिटी है। मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष है, तो 100 वर्ष में ही उसका दीपक बुझेगा। जीने वाले 105 साल, 110 साल भी जीते हैं, ना जीने वाले कुछ ही वर्ष रहते हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उनको इस बात का अच्छी तरह से ज्ञान था। दूसरी बात, वो लकीर के फकीर नहीं थे। जो परंपरा रही है मुखाग्नि देने की, अब मान लीजिए उनका बेटा था तो मुखाग्नि किसको देना चाहिए था? परंपरा अनुसार पिता को। कहा जाता है पुरुषों को ही मुखाग्नि देनी चाहिए, पुरुष ही मुखाग्नि दे सकता है। कोई स्त्री जो है शमशान घाट तक भी नहीं जाती थी पहले। तो उस समय उन्होंने अपनी बहू से मुखाग्नि दिलाई, यानी उस परंपरा को तोड़ा। यानी जो चीज़ें अच्छी हैं, जो हमारी संस्कृति में जो चीज़ें अच्छी हैं, उन्हें वे स्वीकारते थे। गंगा नहाने के लिए वो जाते थे, लेकिन गंगा नहाना उनके लिए उतना अधिक महत्व नहीं रखता था जितना कि संत समागम, साधुओं के बीच में बैठना, अच्छी अच्छी बातों को सुनना, परिचर्चा में हिस्सेदारी लेना, ये मुख्य मुद्दा था। और उसके बाद देखिए, उनको मालूम था कि बेटा गुजर गया है और उसकी पत्नी अगर जो है मेरे साथ रह जाएगी तो मैं तो चंद दिनों का मेहमान हूँ, फिर इसके बाद इसके जीवन का क्या होगा। इसलिए उसके भाई को बुला करके और एक कायदे की धमकी सप्लाई की कि अगर तू नहीं जाएगी तो मैं चला जाऊँगा घर छोड़ करके। तो क्या करती वो कि अगर इनको अकेले रहने की जिद है तो मैं क्या कर सकती हूँ। और बाल गोविंद भगत जैसे व्यक्ति के प्रति स्नेह और सम्मान उपजना एकदम स्वाभाविक था, जितना ख्याल रखते थे सबका। बहू भी अच्छी ही थी, तो उसके मन में ज़रूर आएगा कि अगर मैं चली जाऊंगी तो इनका ख्याल कौन रखेगा, खाना कौन बनाएगा, और इस बुढ़ापे में और कोई है भी नहीं सहारा। इसलिए वो अपनी जगह सही थी, लेकिन ये भी अपनी जगह सही थे और इन्होंने उसको वापस भेज दिया। सबसे अच्छी बात इसमें लगी, शुरुआत में देखें आप, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। दो टूक बात करने का क्या मतलब होता है? एकदम स्पष्टवादी होना। जो स्पष्टवादी होगा यानी कि वो खरे स्वभाव का होगा। आपसे किसी ने सहायता मांगी और आपने स्पष्ट मना कर दिया। अगर आप अक्षम हैं, आपने स्पष्ट मना कर दिया, नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, सॉरी, ये अच्छा है। किसी ने सहायता मांगी, ठीक है, आपने कह दिया देखूंगा, और उसके बाद आप उसकी सहायता नहीं करते हैं। तो ये तो गलत बात है। किसी से खामखा झगड़ा मोल नहीं लेते थे, यानी जहाँ झगड़ने की बात आती थी वहाँ झगड़ भी सकते थे। किसी से बेवजह झगड़ा नहीं मोल लेते थे। अब उनकी चीज़ को कोई उठा ले जाए तो मना नहीं करेंगे। जब वो दूसरे के खेत में द्विशंका निवारण हेतु तक नहीं जाते थे, तो अगर उनकी चीज़ पे कोई अगर जो है आकर के बिना पूछे उसको व्यवहार में लाने की कोशिश करेगा, प्रयोग करना चाहेगा, तो मना तो करेंगे ना वो। ऐसे में वो थोड़ा सा हो सकता है उनकी शब्दावली थोड़ी कठोर हो। किसी की चीज़ नहीं छूते और ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। और इस लेखक बताता है कि इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते हैं कि लोगों को कुतूहल होता कि बिना पूछे किसी की चीज़ को छुएंगे ही नहीं। क्या बात है, यहाँ क्या है? चोरी के अमरूद ही मीठे लगते हैं, लोग बोलते हैं। मौका मिल जाए तो बस कुछ भी उठा ले जाएं। कबीरदास की शिक्षाओं का उनके व्यक्तित्व पर अच्छा खासा प्रभाव था।
ठीक है, आप लोग इस पाठ को 1 से 2 बार अच्छी तरह से पढ़ें। प्रश्नोत्तर आपको पहले ही भेजे जा चुके हैं, और जिन बच्चों के पास प्रश्नोत्तर ना हो वो मुझे गूगल क्लासरूम में बताएं और उनको प्रश्नोत्तर उपलब्ध करवाए जाएंगे। धन्यवाद।